हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, शुरू करते हैं अपन लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आपको यहाँ पे नाम बताना है। करंट में जो भी प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है नीति आयोग का, वो है मिस्टर सुमन बेरी। इसके साथ में प्रेसिडेंट कौन होता है, तो प्रेसिडेंट बेटा अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नीति आयोग के प्रेसिडेंट होते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और अभी प्रेजेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिस्टर सुमन बेरी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड यू डिफाइन पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी का मतलब क्या होता है। तो देखो, गरीबी का मतलब ये है कि जहां पर आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर पाए, रोटी कपड़ा मकान जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, ये चीज हम लोगों ने लिख रखी है। हंगर, मिजरी एंड डिसीजेस which no human should have to endure। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उन सारी रिक्वायरमेंट को जो भी पूरा नहीं कर पाते हैं वो पॉवर्टी के अंदर आते हैं। रफली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन करंटली लिव्स। ठीक है, अगर हम लोग रफली बात करते हैं, आंकड़ों की अगर बात करते हैं, तो अभी में भी 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, पुअर है। ठीक है, मतलब कि पॉवर्टी लाइन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपका आता है, एक्सप्लेन द मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब क्या वजह है, किस वजह से पॉपुलेशन रेगुलरली क्या हो रही है, ग्रो होती जा रही है। तो देखो, रीजन सिंपल सा होता है, जब डेथ रेट क्या होता है, कम होता है, और बर्थ रेट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या मानेंगे कि पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है। यहाँ पर भी मैंने यही लिख रखा है, द फोरमोस्ट रीजन फॉर पॉपुलेशन इज हाई बर्थ रेट। बर्थ रेट तो क्या है, ज्यादा है, और जो डेथ रेट है वो क्या है, यहाँ पर कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखना है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज तो है जहां पे आप कहीं पर अपनी पूंजी लगा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करते हैं, जहां से आपको रिटर्न मिल पाती है इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट ने अपना पैसा लगा रखा है उन सभी सेक्टर में से मनी को विड्रॉ कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो सेल कर रही है या फिर लिक्विडेट कर रही है एसेट को या फिर सब्सिडरी को। इन मोस्ट कॉन्सेप्ट डिसइन्वेस्टमेंट टिपिकली रिफर्स टू सेल फ्रॉम द गवर्नमेंट पार्शली या फिर फुल्ली ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस। जो भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी या पार्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, उसने अपना क्या कर दिया है, यहाँ पर जो हिस्सा था उस हिस्से को सेल कर दिया। अब सेल किसको करेंगे बेटा, सेल करेंगे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट एंटिटीज को यहाँ पे सेल करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन जीडीपी। हम सभी को पता है कि एग्रीकल्चर हमारे देश के लिए स्पेशली, मतलब कि इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हमारी कहाँ पर पहले एंगेज थी, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर ही एंगेज थी। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर क्या पार्टिसिपेशन है, कितना रेट है, तो हम बोलेंगे 14% है। कितना है यहाँ पर, 14% है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यहीं से हमें मीनिंग समझ में आता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कहाँ पर है, कहाँ पर ओरिजिनेटेड है, तो फॉरेन में ओरिजिनेटेड है, मतलब कि इंडिया के नहीं है। और इन्वेस्टर है, ठीक है, क्या है यहाँ पर, इन्वेस्टर है, यानी कि यहाँ पर रह करके काम नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्होंने बोला कि सेबी रेगुलेशन 1995 के अकॉर्डिंग जो भी फॉरेन एंटिटी अगर यहाँ पर आकर के सेबी के साथ में क्या करती है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, ताकि वो हमारे यहाँ की सिक्योरिटीज के अंदर क्या कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके, ट्रेडिंग कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, FII बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है। व्हाट इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अनफेवरेबल का मतलब क्या हुआ, विच इज नॉट इन फेवर। ठीक है, अब यहाँ पर वही है कि इम्बैलेंस इन नेशंस बैलेंस ऑफ ट्रेड इन विच द पेमेंट फॉर मर्चेंडाइज इंपोर्ट मेड बाय द कंट्री एक्सीड पेमेंट और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रिसीव्ड बाय द कंट्री। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिशिएंट, भी इसे हम लोग बोलते हैं।
सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे पता लगी वो क्या है कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिशिएट भी बोलते हैं। अब ट्रेड डेफिशिएट का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बाहर के देशों पर, ठीक है, आप ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, यानी कि आपका इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से क्या है, ज्यादा है। किसी भी देश का अगर उसका इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा होगा तो यहाँ पे हम लोग उसे क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, क्वेश्चन ये ना आकर के अगर क्या आ जाता है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाता है, तो फिर क्या लिखोगे, फेवरेबल तो अच्छी चीज है, दैट मीन्स क्या कर रहे हो आप, एक्सपोर्ट तो ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो, यानी कि आपकी डिपेंडेंसी जो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर है वो क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, एक्सप्लेन लिटरेसी ऑफ राजस्थान। During recent years, Rajasthan has worked on the state of education. The state government has been making sustained efforts to improve the educational standard. लिटरेसी का मतलब हमें समझ में आता है, ठीक है, जिसके पास में बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन वहां पर होनी चाहिए, 10th पास 12th पास जिसको आप लोग कहते हैं, इसे हम लोग बेसिक क्वालिफिकेशंस कहते हैं। तो राजस्थान में लिटरेसी रेट देखो पहले के टाइम पे क्या था, कम था। अगर हम लोग हमारे राज्य के बारे में बात करेंगे, राजस्थान के बारे में बात करेंगे, तो लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि उस चीज को इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, तो अब इस चीज के ऊपर काम रेगुलरली करा जा रहा है, लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखो लिंक भी रखा है नीचे, इन रिसेंट डिकेड्स जो लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान इंक्रीज हुआ है, और राजस्थान लिटरेसी रेट इज बिलो द नेशनल एवरेज ऑफ 74.04 and its female literacy rate is lowest in the country। ठीक है, पूरे देश में अगर सबसे लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट अगर कहीं पर होगा तो वो कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है, नेम 2 मेजर सोर्स ऑफ पावर इन राजस्थान। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा अच्छे सोर्सेस ऑफ पावर क्या है, तो थर्मल एनर्जी और हाइडल एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, डिफाइन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर जो कि डायरेक्टली आपके इकोनॉमी ऑफ बिजनेस को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। आगे क्या बोल रखा है, वी कैन कंक्लूड दैट फिजिकल या फिर सोशल एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री व्हिच असिस्ट इन द रेगुलेशंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन or an institution to fulfill requirement is called economic environment। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किसको कहते हैं, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशंस को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। कैसे कंक्लूड करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो बेटा फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री के फिजिकल और सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या करने वाले हैं, अफेक्ट करने वाले हैं। आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के नाम आपसे पूछे हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इट इज मीन बी well thought policy adopted by the government of a country which makes the management, regulation and control of the economy easier so that economic objectives may be achieved। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी तरीके की एक्टिविटीज में, बिजनेस एक्टिविटीज में या इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर क्या है, इन्वॉल्व होंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आपका, उस एक्टिविटी से आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएंगे, बेनिफिट ले पाए, यही आपका ऑब्जेक्टिव होगा। आपके गोल्स को अचीव कर पाए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए, यही आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, मतलब कि ऐसे साधन जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। लाइक अगर आपको पढ़ना है, आपको अच्छे नंबर लाने, तो अच्छे नंबर लाने के लिए भी आपके पास में बहुत सारे क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट होंगे। ठीक है, तो आप उनको यूज करके क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करोगे। ऐसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो सबसे पहला तो है आपका मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, फिर होता है फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज राइट डाउन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड राजस्थान अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग क्या पॉपुलेशन है राजस्थान की इंडिया में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टूड एट 1.21 बिलियन और जो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान है वो क्या है, 6.86 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, दैट इज कॉल्ड विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये क्या चीज होती है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे इवेंट्स जो होते हैं जो कि पॉवर्टी को क्या नहीं होने देते, खत्म नहीं होते देते। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशियस साइकिल बोलेंगे। इन
economists, the cycle of poverty is that the set of factors or event by which poverty once started is likely to continue unless there is outside intervention. The cycle of poverty has been defined as a phenomena where poor families become trapped in poverty and for at least 3 generations. ठीक है, क्या रखा है कि उनकी जो 3 पीढ़ियां होती हैं वो ही लगातार क्या चलती रहती है उसी साइकिल के अंदर, मतलब कि वो लोग ना अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कभी पूरा कर ही नहीं पाते हैं। उनकी एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है तो दूसरी आकर के खड़ी हो जाती है। वो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग इतना ज्यादा है ही नहीं कि वो उस पॉवर्टी के साइकिल से क्या हो सके, बाहर आ सके। ठीक है, अब ये इन सारी चीजों के पीछे क्या वजह हो सकती है? तो वजह ये होती है कि इलिटरेसी बहुत ज्यादा है ना, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, आपको इतनी ज्यादा क्या नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्या मेरे पास में सोर्सेस है जिनके थ्रू मैं मनी जनरेट कर सकता हूँ। तो इसीलिए आप अपने ही मतलब कुएं का मेंढक जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा उसमें से। तो लाइकवाइज पॉवर्टी के अंदर भी यही है, अगर एक बार आप पॉवर्टी में ट्रैप हो गए तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि 3 जनरेशन उसकी ऐसे ही निकल जाती है। अब ड्राई फार्मिंग का मतलब इन्होंने क्या बोल रखा है? तो ड्राई फार्मिंग का मतलब होता है ऐसे नॉन इरिगेटेड लैंड विद लिटिल रेनफॉल दैट रिलायज ऑन मॉइस्चर कंजर्विंग विलेजेस एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ठीक है, जहाँ पे कम पानी की जरूरत हो ऐसी फसलों को हम लोग क्या करेंगे, वहां पर इस तरीके की फार्मिंग करना, जहां पे क्या है रेन फॉल कम होता है तो वहां पे ड्राई फार्मिंग करी जाती है। आगे आपको बताया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप किसे कहते हैं, किसको बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेफिनेशन देना है। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, these are industrial undertaking having fixed investment in plant and machinery, whether held on ownership on lease basis or hire purchase basis, not exceeding ₹1 crore। जिस किसी भी प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ये लोग डील करने वाले हैं वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। अब यहाँ पे जो प्लांट एंड मशीनरी फिक्सचर वगैरह जो है वो आपका लीज पे भी हो सकता है, इसका मतलब आपने उसे रेंटल पे ले रखा है, या फिर आपका खुद का ऑनरशिप का भी हो सकता है, लेकिन द टोटल अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो कितना होगा आपका, दैट इज नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़। आगे बोला बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब कुछ भी नहीं है बेटा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। किसी भी पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो भी डिफरेंस होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मर्चेंडाइज के अंदर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बोल रखा है, नेक्स्ट बोल रखा है नेम एनी 2 कमोडिटीज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग कंट्री एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी 2 कमोडिटी है जिसको कंट्री में क्या करा है, एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट किया जा रहा है, तो जूट और टी। ठीक है, आगे क्या है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ राजस्थान एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन राजस्थान। अब राजस्थान का एरिया पूछ रहे हैं आपसे, तो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है आपका। और डिस्ट्रिक्ट कितनी है टोटल राजस्थान के अंदर, तो 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दी हुई है। राइट द नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग इन राजस्थान। ठीक है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स कितनी है राजस्थान में, तो इन्होंने पूछा है। तो पहली तो है आपकी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के अंदर, इसके बाद में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसके बाद में हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम अजमेर। ठीक है, तो ये 3 आपकी कौन सी इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स है, जो कि राजस्थान में है। आगे आपसे पूछा इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है। तो पॉलिसी का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अडैप्टेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ वेल डिफाइंड वेल डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड थ्रू द रैशनल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एरिया। ठीक है, क्या मतलब हुआ, तो पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है। पॉलिसी का मतलब ये है कि भैया हमारी चीजें वेल डिफाइंड है कि हमें किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, अचीव करना है। टाइम पीरियड भी यहाँ पर फिक्स है कि भैया मुझे 1 साल में ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, 5 साल में हमें ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं कि ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है। सो द ऑल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन in the economic policy has been called a trade cycle। आगे आपसे पूछा है जीएसटी का मतलब क्या होता है। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक तरीके का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि हमारे यहाँ पर गुड्स की सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर क्या होता है, लगाया जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है। तो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है कि जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने क्या कर रखा है, एक लाइन क्रिएट कर रखा है।
जो उस लाइन के अंदर फॉल होगा वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा, जो लाइन के बाहर होगा वो पॉवर्टी वाले क्राइटेरिया में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे यही लिख रखा है, प्लानिंग कमीशन वाज क्रिएटेड अ पॉवर्टी लाइन इन विच बेस्ड ऑन अ मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ 2400 से लगा करके जो 2100 कैलोरीज जो किसी भी एडल्ट को रूरल और अर्बन एरिया में चाहिए होती है, उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस बेसिस पे क्या करते हो आप, यहाँ पर एक पॉवर्टी लाइन बना करके तैयार रखो। पीपल हु आर नॉट एबल टू कंज्यूम दिस लेवल ऑफ कैलोरीज को अगर वो नहीं कंज्यूम कर पाते हैं एक दिन में, तो फिर हम लोग उसे क्या मानेंगे, गरीब मानेंगे, पुअर मानेंगे। आगे पूछा है कि एमएनसी का मतलब क्या होता है, तो एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि एक से ज्यादा देशों में क्या करती है, ऑपरेट करती है, लेकिन इसका किसी भी एक कंट्री के अंदर क्या होता है, हेडक्वार्टर होता है, जहां से ये अपने दूसरे देशों में जो भी जहां पर भी ऑपरेट कर रही है उसके ऑपरेशंस को रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। नेक्स्ट बोल रखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो वही है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पर बोलते हैं। आगे आपको बोल रखा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब क्या होता है, तो देखो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने आप को ग्लोबलाइज करने के लिए हमारे यहाँ के जो गुड्स होंगे उनका एक्सपोर्ट करने के लिए लोगों को क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। तो उस मोटिवेशन वाली चीज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट प्रमोशन बोलेंगे। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे किया जा सकता है, तो भैया आपके ऊपर क्या करेंगे, टैक्स इम्प्लीकेशंस को कम कर देंगे, कुछ चीजों से आपको एग्जम्प्ट कर देंगे, चीजों को एक्सपोर्ट करने के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो दिस ऑल द एक्टिविटीज आर कॉल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज। देख लेते हैं क्या लिख रखा है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल दोस गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एफर्ट्स, रूल्स या फिर प्रोसीजर या फिर कोर्सेज ऑफ एक्शन या फिर मेथड्स जिसको अडॉप्ट करा जा रहा है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इन टर्म ऑफ वैल्यू एज वेल एज वॉल्यूम। ठीक है, वैल्यू का मतलब क्या हो कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान देंगे, अच्छी क्वालिटी का हमें करना है, और वॉल्यूम का मतलब भी क्या हुआ, देखो अच्छे वॉल्यूम में ज्यादा यूनिट में आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो चीज के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, डिस्कस द फोर्सेस ऑफ पॉवर्टी इन राजस्थान। अब राजस्थान में क्या क्या चीजें हैं भैया जो पॉवर्टी के अंदर, जियोग्राफिकल फैक्टर भी देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग मानेंगे तो पुअर है, क्योंकि ड्राई स्टेट होता है आपका राजस्थान, तो यहाँ पे बहुत कम वाटर रिसोर्सेज होने के कारण भी क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो जियोग्राफिकल फैक्टर भी क्या है कि पॉवर्टी की वजह बन सकते हैं। बहुत सारी जगह आज भी ऐसी है जहाँ पर रिमोट एरियाज के अंदर वो आते हैं जहाँ पे कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है, तो फिर वहां के जो लोग होंगे वो पुअर हो जाएंगे। आगे होता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास में नौकरी करने के लिए नहीं होगा, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो गए, अगर आपके पास में पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं होगा, तो फिर डेफिनेटली आप पुअर ही होंगे, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आपके पास में है नहीं। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, अब देखो जहाँ पे कुछ ऐसे अगर जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर रेनफॉल होती भी है, लेकिन अगर कम होती है या कभी होती है कभी नहीं होती वाली सिचुएशन है, तो वहां पे जब आप रेनफॉल पे डिपेंडेंट रहोगे तो अगेन यहाँ पर दोनों ही फैक्टर है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा, और जरूरी नहीं है कि हर बारी आपको प्रॉफिट हो जाए। तो ये भी पॉवर्टी का क्या हो सकता है, रीजन हो सकता है। पुअर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, देखो आपको मैंने बोल ही दिया है कि राजस्थान इज अ ड्राई स्टेट, तो यहाँ पे पथरीला इलाका ज्यादा है, यहाँ पे अपने अपने स्टोन्स ज्यादा है, तो यहाँ पे सॉइल की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, सॉइल इतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं है। देन बोला अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, अब कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे हो जाते हैं जो कि अनप्रोडक्टिव नेचर के होंगे, तो फिर उसकी वजह से भी पॉवर्टी रहेगी। नेशनल कैलेमिटीज एंड फेमाइंस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि नेशनल जो भी कैलेमिटी होती है, नेचुरल कैलेमिटी होती है, नेशनल नहीं है, नेचुरल होगा बेटा। जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है वो क्या है, किसी के हाथ में नहीं होती है। लो लिटरेसी रेट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपन लोगों ने अभी पढ़ा था कि अपने यहाँ पे वैसे भी राजस्थान में जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो तो पूरे भारत में सबसे कम है, ठीक है, इस चीज के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन अभी भी क्या है, ये चीज कम है। तो लिटरेसी रेट, आप पहली चीज तो ये कि आपके पास में एग्रीकल्चरल लैंड अच्छा नहीं है, ड्राई स्टेट है, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है आपके पास में, एग्रीकल्चर के थ्रू आप वैसे ही नहीं कमा सकते। फिर दूसरी चीज ये कि आप पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो फिर तो आपको पुअर तो होना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट उन्होंने बोला, ठीक है, इतनी ही चीजें हैं यहाँ पे, 7 पॉइंट्स है जो कि रीजंस है कि क्यों राजस्थान में पॉवर्टी है। आगे इन्होंने क्या बोल रखा है, व्हाई इज द पॉपुलेशन पॉलिसी नीडेड, क्यों जरूरत है पॉपुलेशन पॉलिसी की, इसलिए जरूरत है भैया क्योंकि देखो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन अलार्मिंग रेट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जहाँ पे खाने वाले लोग तो होंगे 10, लेकिन कमाने वाला आदमी होगा 1।
तो वो एक आदमी इतना तो नहीं कमा सकता ना कि दसों की सारी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, उन्हें अच्छा घर, अच्छा खाना भी दे दे, उन्हें अच्छी हेल्थ भी दे दे और उन्हें अच्छी एजुकेशन भी दे दे। तो ये तीनों चीजें वो आदमी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, और ये जो बेसिक चीजें हैं कि भैया आपके पास में हेल्थ, एजुकेशन और फूड होना ही चाहिए, उस चीज को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दैट द कंट्री हैज नॉट बीन एबल टू रिलीव इटसेल्फ फ्रॉम विशियस साइकिल। बेटा ये विशियस है यहाँ पर, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि देखो सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्यों चलता रहता है, क्योंकि जैसे आदमी अगर खाने की वो पूरी व्यवस्था कर लेता है तो हेल्थ अगेन अनसर्टन है, कभी भी किसी की भी हेल्थ खराब हो सकती है, तो वो उस चीज के ऊपर काम नहीं कर पाता है, उसकी वजह से उसे अपने बच्चों को भी खोना पड़ता है, और वो फिर वो पुअर के पुअर ही रह जाता है, फिर वो आगे सेविंग वगैरह की तो कोई बात कर ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजर है भैया, इतना ज्यादा अगर आपके घर में लोग रहेंगे तो फिर आप सारी चीजें नहीं कर पाते हो। If India is able to control its increasing population, a new area of economic growth and social uplift will start in the country. अगर आप इस चीज से बाहर निकल पाएंगे, अब अपने यहाँ पर क्या होता है भैया, अगर किसी की फैमिली में 2 ही बच्चे हैं तो इट इज क्वाइट इजी कि आप लोग उन्हें एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ और अच्छा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके, जो कि नीडेड है। सो द ग्रोथ ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन इज नीडेड। ठीक है, इसीलिए क्या चाहिए था, कंट्री की पॉपुलेशन पॉलिसी की हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और ये टाइम टू टाइम बेटा अपग्रेड करती रहती है इसको गवर्नमेंट। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो व्हाट आर द रीजन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान। चलिए, क्या दिक्कत है भैया, क्यों पिछड़ापन है हमारे एग्रीकल्चर के तरीके के अंदर राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहली चीज यही है कि लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, और जब तक कि आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशंस नहीं होगी, आप मशीन, अगर आप मशीन लेकर भी आ जाते हो तो उन मशीनों को आपको ऑपरेट करना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में इतना नॉलेज नहीं है, आप इतने अच्छे से समझते नहीं है, तो आप उसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। तो टेक्निकल नॉलेज भी आप यहाँ पे गेन नहीं कर सकते हैं। लैक ऑफ कैपिटल, अब देखो भैया पोवर्टी है, या बहुत सारे फार्मर्स क्या होते हैं, पुअर होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी साइंटिफिक या मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स को। ठीक है, मशीनरीज को वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देन बोला लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, the NABARD and commercial bank provide loans to farmer which are insufficient है। ठीक है, तो क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब ये कि उधार नहीं मिल पाता है उन्हें इतना, तो उधार नहीं मिल पाएगा तो फिर वो लोग अगेन पैसों की कमी की वजह से, पैसों के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी मशीन या कुछ भी आप चीज वैसे ही नहीं खरीद सकते हैं। तो ये एक अगेन दूसरी समस्या है। हालांकि यहाँ पे नाबार्ड और कमर्शियल बैंक है जो उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लोन को उन्हें वापस रीपे भी तो करना होता है ना। ठीक है, तो ये क्या एक प्रॉब्लम है, क्रेडिट फैसिलिटी इतनी आसानी से उन्हें मिल नहीं पाती है। देन बोले स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, ड्राई स्टेट है, वाटर की वैसे ही कमी है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा पानी भैया, रेनफॉल बहुत कम होती है, अनसर्टन है पूरी तरीके से, किसी को नहीं पता है कि भैया इतनी रेनफॉल तो यहाँ पे हो ही जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग इरिगेशन फैसिलिटीज है, जो सिंचाई की जितनी भी सुविधाएं हैं वो क्या है, इनसफिशिएंट है, वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि आप अच्छे तरीके से क्या कर सके, अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को कंक्लूड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रखा है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको ये पहले भी बता दिया है शायद, द एनवायरमेंट इंक्लूड्स वो सारे फैक्टर्स जो कि आउटसाइड द फर्म, आपके फर्म के बाहर है, एंड विच कैन लीड टू द अपॉर्चुनिटीज, फियर्स और थ्रेट टू फर्म। एनवायरमेंट के अंदर सभी कुछ चीजें होती है, देखो हमारा भी जो एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट के अंदर सारी ही चीजें हैं, है ना, तीनों ही मौसम आएंगे, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी और बारिश भी आएगी। तो इसी तरीके से जो इकोनॉमिकल एनवायरमेंट होता है, तो इकोनॉमिकल एनवायरमेंट विच इज आउटसाइड द फर्म, आपके आउटसाइड द फर्म, मतलब कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये फैक्टर्स आपके लिए कई बार अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आते हैं, तो कई बार आपके लिए डर भी लेकर के आते हैं, कई बार आपके लिए चुनौतियां भी लेकर के आते हैं। इस तरीके के एनवायरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एनवायरमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है आपका जीएसटी। अब जीएसटी का मतलब वही होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, ऊपर भी अपन लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं कर रही।
प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है बेटा कि जब आप लोग क्या कर रहे हैं, ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर कौन कर रहा है? तो पब्लिक सेक्टर, दैट मींस दैट गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को क्या दे रही है, यहाँ पे आगे आकर के मौका दे रही है कि आप क्या करिए, अब इस सेक्टर को क्या करिए, हैंडल कीजिए। जैसे कि पहले आपको पता होगा कि देयर आर 17 अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ठीक है। अब तो जो है वो क्या कम हो चुकी है, कम होकर के कितनी रह गई, 3 ही रह चुकी है। तो बाकी सारों को क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? तो लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है द स्टैट्यूटरी डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड इट्स री एलोकेशन टू लैंडलेस पीपल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया था बेटा कि जमींदारी पैटर्न वगैरह जो था उसकी वजह से बहुत सारे लोग क्या रह गए थे, सिर्फ वो लोग अपने ही खेत के मजदूर बन के रह गए थे। वो लोग टिलर्स उन्हें कहते थे, वो लोग अपने खेत पर भी उन लोगों का पूरा कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करा गया है, इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, लैंड रिफॉर्म में क्या चीजें करी गई, तो यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लैंड को स्टैट्यूटरी तरीके से रीएलोकेट करा गया। किन लोगों को रीएलोकेट किया गया? तो जो लैंडलेस पीपल, जिनके पास में जमीन नहीं है, जो लोग किसी भी जमीन पे खेती नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे ये जमीनें दी गई, रीएलोकेट करी गई, ठीक है। आगे बोला बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना करके रखना सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का टू रेसिडेंट ऑफ द कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। समझ में आता है आपको? अपन लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ा था, और अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा रही हूँ। ट्रेड के अंदर हम लोग किस चीज के बारे में बात करें, तो सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में हम लोग बात करे थे, सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड रख रहे थे। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, तो जितने भी अदर जो भी खर्चे हैं, तो उन सारी चीजों का भी आपने रिकॉर्ड रखना है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। आगे आपको क्या बोला है, एफडीआई का मतलब क्या होता है? तो एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हिच मींस नॉट ओनली ओनरशिप बट आल्सो कंट्रोल एक्वायर ऑन एसेट, ठीक है। सिर्फ ओनरशिप ही नहीं, एसेट के ऊपर भी क्या हो जाता है, आपके यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम लोग पहले से ही क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको उस समय जो बताया था वो था अपन लोगों का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोल रखा है दिस आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच द कैपिटल इज नॉट एक्सीड मोर देन 5 करोड़। कैपिटल कितना होगा, 5 करोड़ तक का यहाँ पर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलेंगे। राइट, यानी 2 कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन राजस्थान। राजस्थान में पॉपुलेशन ग्रोथ की क्या वजह है? तो पहली वजह तो क्या है, लो एज ऑफ मैरिज, ठीक है, जल्दी शादी कर देना। और दूसरी क्या है, तो लो फीमेल लिटरेसी। पूरे देश में सबसे ज्यादा कम इलिटरेट फीमेल्स कहाँ पर है, तो राजस्थान में। तो लो फीमेल लिटरेसी और उसके अलावा लो एज ऑफ मैरिज, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड टू एनकरेज नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज को एनकरेज करने के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है यहाँ पे? तो जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया उसका नाम है राजस्थान फाउंडेशन, ठीक है। सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इसको बनाया है। ये किस चीज के लिए काम करते हैं, तो नोबल डायरेक्शंस देते हैं, स्टैंडिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं उन लोगों के लिए जो कि राजस्थान के नहीं है, जिनका स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है, कोई और है, कोई दूसरा ओरिजिन है। तो यहाँ पर कौन सा फाउंडेशन बना करके तैयार करा गया है, राजस्थान फाउंडेशन यहाँ पर बना करके तैयार किया गया है। ओके, डन, दिस इज इट फॉर टुडे।